नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश विनाशकाल। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का आज 20वां दिन है। अब तक 1700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सोमवार को दोनों देशों के बीच चल रही चौथे दौर की बातचीत अचानक रोक दी गई। आज भी चौथे दौर की बातचीत जारी रहेगी। बातचीत के बीच तबाही भी जारी है। यूक्रेन बर्बाद हो रहा है, तबाह हो रहा है। शहर शहर खंडहर सा मंजर है। पुतिन जिद पर अड़े हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की है झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस युद्ध का अंत कब होगा? कब तक दुनिया इस तबाही को देखती रहेगी और यूक्रेन में वॉर से बेगुनाह बेमौत मारे जाएंगे? रूस यूक्रेन वॉर पर लाइव अपडेट अब आपको हम दे देते हैं। अब तक 636 लोगों की इस युद्ध में मौत हो चुकी है। 1125 लोग घायल हुए हैं। यूएन ने यूक्रेन के लिए मदद बढ़ा दी है। सीईआरएफ से $400 मिलियन और देगा। युद्ध रोकने के लिए इजराइल मध्यस्थता के लिए तैयार है। 16 मार्च को आईसीजे अपना फैसला भी सुनाने वाला। कीव में रूस का मिसाइल अटैक। 9 मंजिला इमारत तबाह हो गई है इस मिसाइल अटैक से। 2 लोगों की मौत की भी खबर है। डोनबास में रूस और यूक्रेन की सेना में लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है। दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। रूस पर लगातार अब पाबंदियां भी बढ़ रही हैं। रूस यूक्रेन जंग का आज 20वां दिन है। यूक्रेन के साथ शांति वार्ता के बावजूद रूस लगातार यूक्रेनी शहरों में नागरिक इलाकों पर बमबारी कर रहा है। सोमवार को रूस समर्थित विद्रोहियों के कब्जे वाले डोनेट्स्क शहर में बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 20 आम लोगों की मौत हो गई, जबकि 35 लोग घायल हो गए। रूस ने इस हमले का आरोप यूक्रेनी सेना पर लगाया है, हालांकि वो इसका कोई सबूत पेश नहीं कर सका। दूसरी ओर यूक्रेन ने इस हमले से इनकार किया है और कहा है कि ये रूस की ही मिसाइल होगी जो निशाना चूक गई है। उधर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आईसीजे ने कहा कि वो यूक्रेन की तरफ से रूस के खिलाफ दाखिल याचिका पर 16 मार्च यानी बुधवार को फैसला सुनाएगा। यूक्रेन ने 7 मार्च को हुई सुनवाई में कोर्ट से रूस को मिलिट्री एक्टिविटीज रोकने का आदेश देने की मांग की थी। यूक्रेन पर हमले का आज 20वां दिन है और यूक्रेन को अब मदद के हाथ भी आगे बढ़ रहे हैं। वहीं रूस पर पाबंदियों का सिलसिला भी जारी है। यूएस ने दोबारा चेतावनी दी है। कहा है चीन को चेतावनी दी है। यूएस ने कहा है चीन से कि रूस की मदद ना करे। 7 घंटे दोनों देशों की इटली में बातचीत चली। यूएस ने दोबारा चीन को चेतावनी देते हुए कह दिया है, आगाह कर दिया है कि रूस की मदद ना करे चीन।
रूस और यूक्रेन में जारी जंग को 3 हफ्ते पूरे हो चुके हैं। इतने दिनों से जारी जंग का अब तक कोई अंजाम नहीं निकला है। रूस और यूक्रेन में जारी जंग को 3 हफ्ते पूरे हो चुके हैं। इतने दिनों से जारी जंग का अब तक कोई अंजाम नहीं निकला है। इस युद्ध में अभी तक दोनों ही देशों के हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों में ज्यादातर यूक्रेन के आम नागरिक हैं। हालांकि दोनों देशों की सेनाओं को भी युद्ध में काफी नुकसान पहुंचा है। इस बीच अमेरिका के एक पूर्व सैन्य जनरल ने दावा किया है कि रूस के पास महज 10 दिन का ही गोला बारूद बाकी है। यूरोप में अमेरिकी सेना के पूर्व कमांडर बेन होजेस ने दावा करते हुए कहा कि रूस के पास गोला बारूद और सैन्य शक्ति खत्म हो रही है। रूस को उम्मीद नहीं थी कि यूक्रेन इतने दिन तक उसके सामने टिक सकता है। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया कि रूसी सेना ने पूर्वी लुहानस्क क्षेत्र के पोपासना शहर पर रात भर प्रतिबंधित फास्फोरस बम से हमला किया है। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने चेतावनी दी कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सीरिया की रणनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि पुतिन का इरादा यूक्रेन के कई शहरों को अलेप्पो बनाने का है। अलेप्पो सीरिया का एक बड़ा शहर है। गृह युद्ध के दौरान बशर अल असद सरकार की सहायता करने पहुंची रूसी सेना पर आरोप लगा था कि उन्होंने इस शहर पर प्रतिबंधित फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया था। सफेद फास्फोरस संयुक्त राष्ट्र से प्रतिबंधित हथियार है। इसका इस्तेमाल धुएं, रोशनी और युद्ध के दौरान बम को अधिक घातक बनाने के लिए किया जाता है। यह हथियार इसलिए खतरनाक है क्योंकि हवा के संपर्क में आने के बाद ये तेजी से जलता है, जिससे पैदा हुई भयंकर गर्मी और जहरीला धुआं इंसान को तुरंत मार सकता है। इसके जरिए कपड़ों, ईंधन, गोला बारूद और दूसरे ज्वलनशील पदार्थों में आग लगाई जा सकती है, जिस कारण दुश्मन को बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। माना जाता है कि 19वीं शताब्दी में कार्बन डाइसल्फाइड में घोल के रूप में आयरिश राष्ट्रवादियों ने पहली बार सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल किया था। सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध दोनों में बड़े पैमाने पर किया गया था। सफेद फास्फोरस से बने बम का इस्तेमाल कोरिया युद्ध, वियतनाम युद्ध और चेचेन युद्ध में खूब किया गया। वियतनाम युद्ध में सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल वियतकांग विद्रोहियों के सुरंगों को बर्बाद करने के लिए किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। युद्ध में विजय के लिए रूस ने नया प्लान तैयार किया है। क्या है रूस का ये गेम प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी को शुरू हुआ युद्ध अब भी जारी है। यूक्रेन की खूबसूरती मिट चुकी है और उसके कई शहर नरक बन गए हैं। 20 दिन बाद भी शांति की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। रूस के सैनिक राजधानी कीव को चारों ओर से घेर रहे हैं, लेकिन वो अभी तक शहर में दाखिल नहीं हो सके हैं। मिली जानकारी के मुताबिक पोलैंड की सीमा के निकट एक सैन्य ठिकाने पर रूस के किए गए हवाई हमले से लड़ाई के नाटो तक पहुंचने की बढ़ती आशंका के बीच रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने के प्रयास में वहां भारी गोलाबारी कर रही है। आपको बताते चलें कि रूस ने यूक्रेन के कई बड़े शहरों को अपने नियंत्रण में ले लिया है। इस बीच खबर है कि यूक्रेन को मात देने के लिए रूस ने एक नया प्लान तैयार किया है। दावा किया जा रहा है कि अब बेलारूस के सैनिकों को यूक्रेन की जंग में भेजा जाएगा। बेलारूस के सैनिक रूस की सेना की वर्दी में होंगे। मतलब ये कि दिखने में तो रूस की फौज ही मैदान में होगी, लेकिन जंग बेलारूस के सैनिक लड़ रहे होंगे। इससे पहले सीरिया के लड़ाकों को भी यूक्रेन भेजने का प्लान सामने आया था।
माना जा रहा है कि यूक्रेन के शहरों में आमने सामने की जंग लड़ने के लिए रूस को ज्यादा सैनिकों की जरूरत महसूस हो रही है, लेकिन रूस के सैनिक यूक्रेन जाने से इनकार कर रहे हैं। इसलिए खबर है कि रूस ने यूक्रेन में लड़ाई का नया प्लान तैयार किया है। प्लान के तहत यूक्रेन के शहरों पर कब्जे की जंग बेलारूस के सैनिक लड़ेंगे। आपको बताते चलें कि यूक्रेन पर हमले के बाद ही एक तरफ पश्चिमी देश रूस के खिलाफ लामबंद रहे हैं, तो दूसरी तरफ बेलारूस उसका साथ देने को तैयार है। बेलारूस रूस के साथ युद्ध में उतरने को भी तैयार रहा है। अमेरिका के एक खुफिया अधिकारी ने कहा था कि बेलारूस यूक्रेन पर हमला करने में रूस का पूरा साथ दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। युद्ध के बीच पुतिन का चौतरफा विरोध हो रहा है। न सिर्फ दुनिया बल्कि अपने घर में भी पुतिन घिर रहे हैं। यूक्रेन पर हमले के बाद पूरी दुनिया के साथ ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अपने देश में भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जी हां, यूक्रेन युद्ध के खिलाफ रूस में हजारों लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं। खबर है कि वहां कम से कम 56 शहरों में भी भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी कड़ी में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में भी कुछ लोग सड़कों पर इकट्ठा हुए, जिन्हें वहां की पुलिस की सख्ती का सामना करना पड़ा। सामने आई एक तस्वीर में कुछ पुलिस वाले एक प्रदर्शनकारी को पकड़ने की कोशिश करते दिखाई दिए। हालांकि उसने भी हिम्मत नहीं हारी और खुद को छुड़ाने के लिए पूरा जोर लगाया, लेकिन जब पुलिस वालों ने उसके हाथ पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया, तब उसने हार मान ली। इसके बाद उसे गाड़ी में ले जाकर बैठा दिया गया। इसी तरह उस इलाके से कई प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए। इस दौरान जो लोग आसानी से नहीं गए, उन्हें जबरदस्ती उठाकर पुलिस की गाड़ी में बैठाया गया। सेंट पीटर्सबर्ग की तरह रूस की राजधानी मॉस्को में भी पुलिस एक्शन में दिखी। वहां भी पुतिन का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस की सख्ती का सामना करना पड़ा। खबर है कि जंग के खिलाफ रूस के 23 शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतरे, जिनमें 250 से ज्यादा लोगों को वहां की पुलिस पकड़कर थाने ले गई। माना जा रहा है कि पुतिन को सत्ता भी गंवानी पड़ सकती है, लेकिन रूसी राष्ट्रपति ने ऐसी किसी भी स्थिति में अपना पलड़ा भारी रखने की तैयारी कर ली है। पुतिन ने रूस में चुनावों के दौरान ऑनलाइन वोटिंग करने की इजाजत देने वाले विवादित कानून को मंजूरी दे दी है। इस कानून को मंजूरी देने का बेहद विरोध हो रहा है, क्योंकि पुतिन विरोधियों का मानना है इसके जरिए चुनाव में गड़बड़ी करने की राह खुल जाएगी और पुतिन सत्ता पर कब्जा बरकरार रखने में सफल हो जाएंगे। वे इसे रूस को तानाशाही की तरफ बढ़ाने वाला कदम मान रहे हैं। इस बीच यूक्रेन पर रूस के हमले के समर्थन में रविवार को कई कारें सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड से होकर गुजरी। कार में सवार लोगों ने रूसी और सर्बियाई झंडे लहराए, हॉर्न बजाया और पुतिन के समर्थन में नारे लगाए। सर्बिया ने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ की सदस्यता की मांग करने और मॉस्को की आक्रामकता की निंदा करने वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने के बावजूद अपने सहयोगी रूस के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों में शामिल होने से इनकार कर दिया है। वहीं ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक हजारों स्टूडेंट्स को सकुशल भारत लाया गया है। जान बच गई, लेकिन पढ़ाई बाधित हो गई, जिससे छात्र खासे परेशान थे। इस बीच सोमवार से छात्रों की ऑनलाइन क्लास शुरू हो गई और प्रोफेसर काफ़ी नर्वस दिखाई दिए। पढ़ाई को लेकर उत्साह भी नहीं था। हमारे उदयपुर संवाददाता कमलेश दखनी ने ऐसी एक छात्रा मोक्षिता उपाध्याय से बातचीत। रूस और यूक्रेन में जंग अभी भी जारी है। ऐसे में कई भारतीय स्टूडेंट को भारत सरकार भारत ले आ चुकी है और जो लोग फंसे हुए उन्हें लाने का प्रयास कर रही है। यूक्रेन सरकार ने जो भारतीय बच्चे भारत पहुंच चुके उनकी ऑनलाइन पढ़ाई भी शुरू कर दी है। ऐसे में हम आज उदयपुर में एक स्टूडेंट के पास पहुंचे, उनसे पूछेंगे कि किस तरह से ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुई है, किस तरह से वो पढ़ाई कर रहे हैं और क्या उनको लग रहा है कि सरकार ने जो कदम उठाया है यूक्रेन सरकार ने,
क्या बताएंगे आप? हमारी ऑनलाइन क्लासेस आज से शुरू हुई है, तो हमारे को वहाँ से न्यूज़ दी गई थी कि आपकी जब क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो ऑनलाइन चलेगी थोड़े टाइम। और हम चाहते हैं कि ऑनलाइन अभी है, ठीक है, अभी वहाँ पे सिचुएशंस थोड़ी टफ़ है, तो हम चाहते हैं वहाँ पे चीज़ें सही हो जाए और हमें जाना है वापस से उधर ताकि चीज़ें हो वहाँ पे सही। और वहीं पे कि हमारे को बाद में सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाए कि वहाँ की गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से हमारे को पूरी सिक्योरिटी हो, उसके बाद हम वहाँ जाए ताकि हम लोग जब वापस कंटिन्यू करें वहाँ पे पढ़ाई करना तो हम आराम से कर सके उधर की साइड। किस तरह से ऑनलाइन एग्जाम जो पढ़ाई शुरू हुई है उसके बारे में कितना आप सपोर्ट कर पा रही हैं, कितनी इनकी जो समस्या सामने आ रही है उनको सॉल्व कर रही है? हाँ, निश्चित रूप से ऑनलाइन और ऑफलाइन का पढ़ाई पे बहुत फ़र्क पड़ता है, स्पेशली जब एमबीबीएस की पढ़ाई हो तो निश्चित रूप से है कि जब तक बच्चा सामने बैठ के पढ़ता है ऑफलाइन क्लासेस में उसका फ़र्क ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ है। जब तक बच्चा प्रैक्टिकल कोई चीज़ नहीं करेगा तो सीखेगा नहीं उतना। प्रॉब्लम फेस होती है जब ऑफलाइन क्लास है तो एनवायरनमेंट मिलता है बच्चों को पढ़ने का, टीचर सामने है, कुछ प्रॉब्लम है तो सीधा पूछ सकते हैं। पेरेंट्स भी और स्टूडेंट्स भी सब तैयार है कि फिर से स्थिति सामान्य हो यूक्रेन की और सब वहाँ जाके पढ़ाई शुरू कर सके, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो चुकी है। ऐसे में काफ़ी बच्चे खुश है कि जो समय यहाँ पर वो बिता रहे हैं वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं ताकि इनका कोर्स पूरा किया जा सके। कमलेश दकनी, न्यूज़ 18 उदयपुर। यूक्रेन से राजस्थान लौटे 1097 लोगों को राजस्थान सरकार ने सकुशल उनके घर पहुंचा दिया है और उनकी शिक्षा को लेकर भी गंभीर है। इस मसले पर केंद्र सरकार से लगातार बातचीत कर रही है। राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव ने हमारे संवाददाता से की खास बातचीत। राजस्थान के वो तमाम बच्चे जो यूक्रेन की में अलग अलग जगहों पर फंसे हुए थे, इन तमाम बच्चों को भारत सरकार के सहयोग से राजस्थान की सरकार ने सुरक्षित अपने घरों तक पहुंचा दिया है। इस पूरे काम की मुहिम में लगे रहे राजस्थान के नोडल अफसर के तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नियुक्त किया था राजस्थान फाउंडेशन के अध्यक्ष धीरज श्रीवास्तव जी को। हमारे साथ श्रीवास्तव जी हैं। सर, बड़ा कठिन समय था और वो समय निकल गया। बताया जा रहा है 1097 बच्चे वापस आ चुके हैं। सबसे पहले तो सर, अब किस तरह की तैयारी हम लोगों की है, क्योंकि बच्चों की एजुकेशन भी एक उनकी प्रायोरिटी, क्योंकि वो एजुकेशन के लिए गए थे, और किस तरह से कौन कौन से ऐसी बड़ी चुनौतियां आपके सामने जिनके बाद आप बच्चों को यहां ला पाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान देश का पहला राज्य है अगेन, और ये संवेदनशील व्यक्तित्व जो है मुख्यमंत्री जी का कि एक नोडल अथॉरिटी के माध्यम से कोऑर्डिनेट करने का काम, ये जिम्मेदारी राजस्थान फाउंडेशन को मिली, जिसका नतीजा ये हुआ कि न केवल राजस्थान के स्टूडेंट्स, क्योंकि उनसे हम मिनट जुड़े हुए थे व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीफोन के माध्यम से, तो एमईए को, पीएमओ को मिनट की जानकारी, बच्चों के हॉस्टल में कहाँ खाना खत्म हो गया, कहाँ वो फंसे हुए हैं, कहाँ ट्रेन नहीं चल रही, कहाँ बस रुकी हुई है, तो वहां से उनको ट्रैक करके और आगे तक ले जाना सेफ्टी से, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट असाइनमेंट था। और मुझे खुशी है कि हम लोगों ने इसको सफलतापूर्वक, इसको जिम्मेदारी को अंजाम तक पहुंचाया। और आज जो एमईए ने डेटा दिया था 1008 बच्चों का, तो 1008 के अगेंस्ट में करीब 1100 बच्चे हमारे वापस सुरक्षित पहुंच चुके हैं। जैसा आपको मालूम है कि मुख्यमंत्री जी ने ऑलरेडी इनके लिए फ्री फ्लाइट्स और घर तक उनको पहुंचाने के लिए निर्देश दिए हुए थे, तो हमारे राज्य के वरिष्ठ मंत्रियों ने लगातार दिल्ली में रहकर इनके सारे आगमन से लेकर के प्रस्थान तक सब चीज़ों को सुरक्षित संभाला। और जो इंडस्ट्री मिनिस्टर, जो हमारे पेरेंट डिपार्टमेंट हैं, शकुंतला रावत जी, पर्सनली उन्होंने जयपुर एयरपोर्ट पे हर चीज़ मॉनिटर करी, आगे जहाँ जहाँ टाई अप करने थे। तो अब जो चैलेंज है, दो सबसे बड़े, जिन बच्चों ने अपने पैसे खर्च किए उनको पूरा पुनर्भरण किया जाए, जो कि मुख्यमंत्री जी का अब टॉप प्रायोरिटी है कि किसी भी बच्चे की जेब से खर्चा नहीं होना चाहिए, वो रिएम्बर्समेंट का प्रोसेस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा, इनके आगे की पढ़ाई, क्योंकि जो फाइनल ईयर में थे वो आप कल्पना कर सकते हो कि ये हार्ड अर्न मनी, खून पसीने की कमाई से बाप ने उनको भेजा, तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी बहुत चिंतित हैं। हमने मेडिकल एजुकेशन सेक्रेटरी और जो हमारा प्रवासी कम्युनिटी है उनके माध्यम से जो प्रस्ताव कई मिले हैं, उस पर हम लोगों ने आगे कुछ सीटें उन लोगों ने वॉलंटरीली दी है। उसके लिए भारत सरकार की अनुमति चाहिए होगी, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट को राजस्थान सरकार की तरफ से चिट्ठी जा रही है। डॉक्टर सुधीर भंडारी, वैभव गालिया जी और हमारे जो प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर हैं, चीफ सेक्रेटरी महोदय, ये सब लोग लगातार इस पूरे प्रोसेस को फॉलो अप कर रहे हैं, अपडेट ले रहे हैं,
और हम लोग को उम्मीद है कि जल्दी इस दिशा में भी सफलता प्राप्त होगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।